हाँ हेलो अभिषेक। अभिषेक। यस सर। अभिषेक, यस सर। आर यू लिसन मी? यस सर। हाँ, ये गैलेक्सी कौन है? हुई गैलेक्सी? सर रश्मि। नाम सर चेंज करो, रश्मि सिंह। अपना नाम चेंज करो, नहीं तो अटेंडेंस गैलेक्सी के नाम से जाएगा, फिर जीरो अटेंडेंस हो जाएगी तुम्हारी। देखो एक्चुअली क्या है, रिमीडियल क्लास लेनी है हम लोगों को, आप लोगों के लिए, ताकि आपका रिजल्ट थोड़ा सुधर जाए। और 10 दिन की केवल क्लास है ये, केवल 10 दिन की क्लास है। और पर डे 1 घंटे का लेक्चर है, जिसमें आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर किए जाएंगे, और साथ साथ में लेक्चर भी चलेगा। और इसमें अगर अटेंडेंस अच्छी रहती है तो आपको इंटरनल भी अच्छे मिलेंगे, और साथ साथ में इसके जो मिड टर्म आपसे करवाए जाएंगे उस मिड टर्म्स में भी मार्क्स अच्छे दिए जाएंगे। जो लोग भी अटेंड नहीं करेंगे इसे, उनके लिए तो फिर दिक्कत हो जाएगी फ्यूचर में। निकिता मालवानी इज कनेक्टिंग। और टाइम ऑन टाइम आप कनेक्ट हो जाओ 1 मिनट पहले, जैसे आज तो मैंने लेट कर दिया, बट ये है कि टाइम पे आ जाओ। आप देखो 3 मिनट लेट हो गया, अभी आज टोटल 3 लोग ही कनेक्ट हुए हैं। तो आप उधर से एक काम करोगे, ऑडियो म्यूट कर दोगे, वीडियो भी कर सकते हो, बट ये है कि हमारी आवाज अगर आपको सुनाई दे रही है तो आप मेरी आवाज सुन करके ये बता देंगे हाँ कि आपको सुनाई दे रही है। नहीं तो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट होगा, आप लिखोगे चैट बॉक्स में, और साथ साथ में चैट बॉक्स में ही प्रेजेंट लगा दोगे, पी। गौरव, गौरव आर यू लिसन मी? यस सर। हाँ, तो अटेंडेंस देना है आपको जब भी, तो पी लगा दोगे, आप चैट बॉक्स में पी लिख दोगे। यस सर। हाँ, और ये ध्यान रखना कि ये क्लास अटेंड करोगे तभी इंटरनल में मार्क्स अच्छे जाएंगे, और साथ साथ में पास होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये कंपलसरी क्लास है ओके सर। आप लोगों के लिए, क्योंकि 7th सेमेस्टर में कोई प्रोजेक्ट वगैरह आपका है नहीं। 2 सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट तो बिल्कुल, एक तो इजी है टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, और दूसरा भी गोयल सर पढ़ा रहे हैं, तो आप लोगों के लिए थोड़ा अच्छा है। तो क्लास स्टार्ट करें? यस सर। देखो ये आपके सिलेबस हैं, हियर आई विल शो यू सिलेबस related to machine design first, those who are having backlog। तो ये सारे देखो सिलेबस में पहला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ऑब्जेक्टिव, स्कोप, आउटकम्स वगैरह हैं, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। दूसरा है मटेरियल, मटेरियल में मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। आईएस कोडिंग ऑफ वेरियस मटेरियल्स, आईएस कोडिंग कैसे की जाती है, थ्योरी पार्ट का, थ्योरी पार्ट है ये। थ्योरी पार्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिलेक्शन ऑफ मटेरियल फ्रॉम द प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग आपको मटेरियल को सिलेक्ट करना है। इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स क्या है? इकोनॉमिक एस्पेक्ट का मीनिंग ये है कि चीपर होना चाहिए, सीधी सी बात है, मटेरियल जो हमारे पास होनी चाहिए। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशन है डिजाइन के लिए, डिजाइन इन मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशन। तो जब भी डिजाइन करेंगे आप, क्या मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशन लेंगे? स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड का मतलब ये है, जैसे एमएस माइल स्टील खरीदने जाते हो तो आप बताते हो एमएस का दे दो, और कार्बन कंटेंट भी बताना पड़ता है, स्पेसिफिकेशन उस तरह का होता है। इंटरचेंजेबिलिटी पढ़नी है आपको, लिमिट फिट भी पढ़ना है, इससे न्यूमेरिकल आते हैं, टॉलरेंस भी है। सरफेस रफनेस से भी थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं। बीआईएस कोड क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है, अपने यहाँ क्या कोड किया, कोड मटेरियल के लिए दिया जाता है, कॉस्टिंग के लिए दिया जाता है, फॉर्जिंग के लिए दिया जाता है, सारे ऑपरेशन के लिए कोड है। स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड्स जो है मेंटेन किए जाते हैं। डिजाइन असेंबली इंपॉर्टेंट है इसमें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डिजाइन असेंबली। डिजाइन असेंबली में क्या है आपको करना है कि डिजाइन असेंबली में मेरी कास्टिंग की डिजाइन करनी है, कैसे कास्टिंग की डिजाइन करते हैं, फॉर्जिंग की डिजाइन कैसे करते हैं, मशीनिंग की डिजाइन करते हैं, क्या क्या फैक्टर्स जो होते हैं डिजाइन असेंबली में अफेक्ट करते हैं कास्टिंग को, मशीनिंग को और फॉर्जिंग को, यही पढ़ना है। डिजाइन ऑफ स्ट्रेंथ,
डिजाइन ऑफ स्ट्रेंथ ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें मटेरियल फेल कब होगा, कौन से मार्च से फेल होगा, मोड क्या है, स्ट्रेंथ कितनी स्ट्रेंथ रखनी है। सीधी सी आप बात जानते हो, आपकी यील्ड पॉइंट पे जैसे ही कोई फोर्स पहुंचता है वैसे मटेरियल फेल होना शुरू हो जाता है। स्टीफनेस कितनी रखनी है, ठीक है ना। एलोवेबल स्ट्रेसेस कितना है, एलोवेबल स्ट्रेसेस का मतलब आप कितना अलाउ कर रहे हो, ये स्ट्रेस होना चाहिए। फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप लेते हो पता ही है, पहले तो यील्ड स्ट्रेस होना चाहिए, यील्ड स्ट्रेस से यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड अपन फैक्टर ऑफ सेफ्टी करते हैं तो एलोवेबल स्ट्रेस आ जाता है। स्ट्रेस कंसंट्रेशन भी आप थ्योरी के पार्ट में पढ़ा होगा कि जहां पे कॉर्नर्स मिलते हैं मटेरियल में जहां भी कॉर्नर्स मिलेंगे वहां पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो उस कॉर्नर्स को क्या करते हैं, स्लोप बना देते हैं या कर्व दे देते हैं, तो वहां पे क्या होता है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन घट जाता है, तो उस प्लेस पे फेलियर के चांसेस घट जाते हैं। डिजाइन मेंबर सब्जेक्टेड टू पिन कोटर की ज्वाइंट, मैंने आपको ये पढ़ाया था जब भी सेमेस्टर आया था आपका 5th सेमेस्टर में, फिर से इस पर डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखो बेंडिंग है, बेंडिंग ऑफ बीम, लीवर से क्वेश्चन आया है और लैमिनेटेड स्प्रिंग से भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको भी डिस्कस करेंगे हम साथ में। आपके मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वाला फार्मूला लिखकर, इसमें भी इससे क्वेश्चन तो आया नहीं है बट इसको भी देख लेंगे। टॉर्जन भी देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसमें थ्योरी भी आता है और साथ साथ में न्यूमेरिकल भी आता है। कपलिंग तो आप पता है, मफ कपलिंग, फ्लैंज कपलिंग, रिजिड कपलिंग। मफ और फ्लैंज कपलिंग में 2 आता है, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। तो इसकी डिजाइनिंग देखेंगे, इसका डायग्राम बनाने की भी आता है, और डिजाइन डेटा बुक कैसे देखते हैं ये भी बताऊंगा मैं आपको। डिजाइन ऑफ थ्रेड फास्टेनर्स, जो थ्रेड वगैरह हैं, जैसे आप 2 प्लेट हैं, होल कर देते हो, नट बोल्ट लगा देते हो, तो उसकी स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे। वो जो बोल्ट लगाया है आपने, उस बोल्ट की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, और जो प्लेट जोड़ रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, ये सारा डिस्कस करेंगे। पावर स्क्रू इंपॉर्टेंट है डिजाइन के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, पावर स्क्रू देखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। हुक से क्वेश्चन आया हुआ है, क्रेन हुक, एक क्वेश्चन आया है लास्ट ईयर क्रेन हुक से, इसका न्यूमेरिकल देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये सारा का सारा आपका सिलेबस है। सिलेबस में आपको ऑलरेडी आप पढ़े हो पहले से, और भी चीजें मैं इसमें बताता जाऊंगा अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो आपका रेडी हो जाएगा पूरा का पूरा मशीन डिजाइन अगर आप क्लास करोगे तो। अब तक केवल 8 स्टूडेंट ही ऐड हैं, आप संख्या इसकी बढ़ाओ, आप पास भी हो जाओगे। 10 दिन की क्लास में कोई दिक्कत नहीं है, 10 दिन की क्लास स्पीड से भी चलती है, और 10 दिन के बाद मौज ही है आपके, 10 दिन के बाद फिर रिमिडियल की क्लास नहीं चलेगी। तो ये सारा का सारा हो गया। अब मैं बताता हूँ डेफिनेशंस वगैरह और मशीन डिजाइन क्या है, क्या क्या फैक्टर्स उसमें है, क्या क्या क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, मेन तो क्वेश्चन है। देखो इंट्रोडक्शन टू मशीन डिजाइन, पहले तो मशीन डिजाइन की आपको डेफिनेशन लिखनी है। मशीन डिजाइन होता क्या है, देखो ध्यान से सुनना। मशीन डिजाइन इज द इनोवेशन, खोज है, ऑफ न्यू, नई चीज की खोज है, एंड इफेक्टिव भी होना चाहिए, जो खोज कर रहे हो इफेक्टिव हो, फार किसके लिए, मशीन के लिए। तो मशीन डिजाइन इज द इनोवेशन ऑफ न्यू एंड इफेक्टिव मशीन्स। मशीन डिजाइन ऐसा ब्रांच है साइंस का जिसमें हम इनोवेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट करते हैं, और इफेक्टिव हो किसके लिए, मशीन्स के लिए। एंड इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग वन, ये भी हो सकता है कि आपके पास कोई मशीन ऑलरेडी है, उसमें कुछ इम्प्रूव कर देते हैं। सपोज करो कोई मशीन आपको दे दी गई और उसकी क्या है, वेलोसिटी रेशियो अच्छी नहीं मिल रही है, जो गियर है आपका, गियर में मोशन अच्छा नहीं मिल रहा, तो आपने उसमें एक नया गियर बना के लगा दिया, ठीक है। उस गियर के लगाने से उस मशीन की क्या होगी, स्पीड बढ़ गई। इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग वन, हो सकता है कि कोई मशीन आपको दे दी गई हो, इसमें इम्प्रूव करना है कोई, मतलब उसकी स्पीड इम्प्रूव करनी है, या तो उसको क्या करना है, उसे गियरिंग सिस्टम तो हो गया सारा का सारा, साथ में उसकी स्टीयरिंग जो घूम ले रही है उसको अच्छी तरह से घूम जाए, टर्नल है, हो सकता है कम टर्न ले रही हो, अच्छी टर्न बनानी है आपको। आगे ये भी एक चीज लिखा हुआ है इसमें, द न्यू और इफेक्टिव मशीन इज वन, नया और इफेक्टिव मशीन वह होगा जो इकोनॉमिकल होगा, मानने का मतलब सस्ता होगा, इन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन। जो आप नया मशीन और इफेक्टिव मशीन बनाएंगे वो इकोनॉमिकल होगा, इसमें ओवरऑल कॉस्ट में,
प्रोडक्शन में, ऑपरेशन में, मतलब चीप होना चाहिए, उसकी प्राइस भी कम होनी चाहिए, और साथ साथ में प्रोडक्शन रेट में भी कॉस्ट कम लिखना चाहिए, और ऑपरेशन जो हो रहा है, मशीनिंग ऑपरेशन मान लो उस पे हो रहा है, नर्लिंग, ड्रिलिंग, मान लो फ्रेम बनाया जा रहा है, फ्रेमवर्क ऑटोमोबाइल में, तो वो सारा का सारा कॉस्ट क्या होगा, बहुत कम होना चाहिए। अभिषेक, अभिषेक, यस सर। हाँ सुनाई दे रहा, समझ में आ रहा ना आपको? हाँ सर, हाँ सर। हाँ जी, ठीक है। अब इसके ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि अगर हमें मशीन डिजाइन में न्यू एंड इफेक्टिव डिजाइन प्राप्त करना है तो क्या क्या कंडीशंस देखने होंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव इसमें दिया हुआ है, जो ए नंबर ये लिखा हुआ, कवर द बेसिक मशीन डिजाइन। मतलब कि सीधी सी बात है, मशीन डिजाइन की बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको आना ही चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आपको। इंक्लूडिंग डिजाइन प्रोसेस, डिजाइन के कौन कौन से प्रोसेस है ये भी जानना चाहिए आपको। इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स एंड मटेरियल के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। और फेल्योर प्रिवेंशन अंडर स्टैटिक एंड डायनेमिक लोड। कहने का मतलब स्टैटिक एंड डायनेमिक लोड की वजह से फेल्योर को कैसे प्रिवेंट करें, ये चीजें आपको जानने की जरूरत। डिजाइन की प्रोसेस क्या है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी जानना है, मटेरियल के बारे में भी जानना है, साथ में मशीन डिजाइन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी जानने हैं। मशीन डिजाइन के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, सीधी सी बात है, अभी आगे जब डिस्कस करेंगे तो सारी चीजें पता चल जाएंगी आपको। दूसरा है बी ऑप्शन, ऑफर ए प्रैक्टिकल अप्रोच टू सब्जेक्ट थ्रू ए वाइड रेंज ऑफ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। इसका सीधा एग्जांपल है, जो आप थ्योरी पढ़ रहे हो उसको प्रैक्टिकल अप्रोच से कोरिलेट कर दो। तो ये करने आना चाहिए, तभी ऊपर वाली ऑब्जेक्टिव जो मशीन डिजाइन की डेफिनेशन है फुलफिल होगी। इनकरेज रीडर, देखो सी पॉइंट, इनकरेज रीडर्स टू लिंक डिजाइन एनालिसिस एंड एनालिसिस। आपने डिजाइन कर लिया, सपोज करो कुछ भी नहीं, कुछ ही बना लिया, कोई पार्ट ऑटोमेटिक बना लिया आपने, तो उस पे लगने वाले फोर्स की एनालिसिस आपको करनी पड़ेगी। तो डिजाइन और एनालिसिस को क्या करना है, लिंक करना है, एक दूसरे से जोड़ना है। जो डी ऑप्शन है, इनकरेज रीडर टू लिंक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स विद प्रैक्टिकल कंपोनेंट स्पेसिफिकेशन। जैसे आपको लेथ मशीन दिया गया, लेथ मशीन का क्या होता है, स्पेसिफिकेशन होता है। तो स्पेसिफिकेशन क्या है, हेड स्टॉक से टेल स्टॉक के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद बेड डाया, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बेड डाया है तो डाया क्या होता है, ठीक है ना। लेंथ क्या होता है, मीटर में होता है कि नहीं, फंडामेंटल से होते हैं। यूनिट्स क्या है, उसकी यूनिट का कन्वर्जन क्या होता है, एमएम से मीटर में करेंगे, ठीक है, माइक्रोमीटर में करेंगे। बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को क्या करना है, प्रैक्टिकल कंपोनेंट स्पेसिफिकेशन से लिंक करना है, तभी ऑब्जेक्टिव आपकी क्लियर होगी, किसकी, मशीन डिजाइन की। स्कोप कहाँ कहाँ पे है, इसके स्कोप देखते हैं। स्कोप इन इंजीनियरिंग फील्ड, मशीन डिजाइन इज वन ऑफ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कोर्स। सीधी सी बात है, जो भी नई कार फॉरेन की आपने देखी है, नई बाइक, स्पोर्ट्स बाइक देखी है, सारी की सारी मशीन डिजाइन पे डिपेंडेंट है। तो पहला तो एग्जाम्पल मैं दिया हूँ, एग्जाम्पल बहुत सारे आप दे सकते हो जो आप जानते हो, ठीक है ना। लिखा हुआ द गियर बॉक्स ट्रांसमिट द मूवमेंट एंड द इंटेंसिटी ऑफ मोटर टू द व्हीकल। गियर बॉक्स क्या करता है, मोटर से स्पीड लेता है, उसके बाद व्हील को ट्रांसफर करता है, ठीक है ना। व्हील को ट्रांसफर करेगा तो व्हीकल आपकी चलेगी। अब सपोज करो आपको क्या करना है, ये टेक्नोलॉजी आई ना कहीं से, टेक्नोलॉजी तो आई हुई है कि डिफरेंशियल गियर लगा देंगे तो इस तरह से टर्निंग भी शुरू हो जाएगी लेफ्ट राइट में। लिखा हुआ आगे, फॉर द डिवाइसेस टू कीप रनिंग एट वांटेड स्पीड। अब आप जिस स्पीड से चाहते हो उस स्पीड से भी चलने लगती है। ये स्कोप है इंजीनियरिंग में, आप जिस स्पीड से चाहते हो उसी स्पीड से चलाओगे आप। तो ये क्या है, हमारा स्कोप है। आप स्पीड अपने अकॉर्डिंग क्या करते हो, कंट्रोल कर लेते हो जब भी बाइक चलाते हो चाहे कार चलाते हो। अमंग, बी ऑप्शन है, अमंग स्ट्रक्चरिंग डिफरेंट कंप्यूटेशंस आर परफॉर्म्ड थिंकिंग अबाउट डिजायर्ड स्पीड। देखो बेटा यहाँ पे क्या है, ऊपर वाला जो पार्ट है ए, इसमें क्या है कि गियर बनाओगे, तो गियर बनाया तो मटेरियल लाए, ऑपरेशन कर दिया, होनिंग कर रहे हैं, जो भी ऑपरेशन होता है गियर बनाने का, ठीक है, तो वो कर देते हैं। तो अब क्या करना है, उसी चीज को, उस गियर को कंप्यूटेशनल मेथड से बनाना है, एफईएम में बनाना है, एनसिस पे बनाना है, ऑटोकैड पे बनाना है,
और उस पे उसके मोशंस, जैसे आपने देखा होगा जब भी कैड में बनाते हैं तो कैड में 3D बॉडी जो होती है मूव करती है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो उस तरह के मोशन को देख के चेक करना होता है, वेरीफाई करना होता है, कंप्यूटेशनल मेथड को प्रैक्टिकल मेथड से वेरीफाई करना होता है। तो वो क्या होता है, जो आपने इंस्ट्रूमेंट प्रैक्टिकली बनाई है जा करके मशीन पे और कंप्यूटेशनली बनाई है, दोनों को कोरिलेट कराओगे, अगर दोनों का रिजल्ट बराबर आ रहा है तो हमने प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट बनाया है, प्रिसाइज प्रोडक्ट बनाया है। बी ऑप्शन हो गया आपका कंप्लीट। सी, in similar style, every one of the parts of vehicle including motor must be designed with the goal that they ideally meet all the users need at least conceivable expense। अब देखो क्या कर रहा है, ठीक है ये सारा काम कर लिया, ऊपर ए बी कर लिया, ए बी करने के बाद क्या होगा, हो सकता है कॉस्ट बढ़ जाए। अब ये भी देखना है कि जो मोटर है वो डिजाइन, मोटर भी डिजाइन ही होता है आपको पता है, फिर गियर डिजाइन करोगे, मोटर से मोशन ट्रांसफर होकर गियर में जाएगा। तो क्या होगा कि ऐसा हो कि यूनिवर्सली क्या हो, सारे ऑटोमोबाइल जैसे बाइक है, बाइक में लग जाए हो, ठीक है, और साथ साथ में कम खर्च में उसको यूज किया जा सके, ये देखना जरूरी है। जैसे मोबाइल का चार्जर है आपके पास, पतला पिन वाला, बहुत सारे लोगों में लग जाता है, यूजर्स की जो नीड है उसको क्या कर रहा है, कम खर्चे में पूरा कर दे रहा है। पैसे नहीं खरीदने के लिए चार्जर, तो हम दूसरे का चार्जर यूज कर लेते हैं, चलो यार 10 दिन के बाद पैसे आएंगे, तो इस तरह की नीड भी पूरा करे। डी ऑप्शन है, दिस इंटायर प्रोसीजर ऑफ प्लानिंग इज कॉल्ड ए मशीन स्ट्रक्चर और मैकेनिकल स्ट्रक्चर। देखो इंटायर प्रोसीजर ऑफ प्लानिंग इज कॉल्ड ए मशीन स्ट्रक्चर, ये प्रोसीजर जो दिया हुआ इंटायर प्रोसीजर, सॉरी फॉर दैट, ठीक है ना, ये पॉइंट सही नहीं है, इसे काट देते हैं डी वाला, ठीक है। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन डिजाइन, मशीन डिजाइन का क्लासिफिकेशन है यहाँ पे। तो मशीन डिजाइन का क्लासिफिकेशन 3 पार्ट में किया है, टाइप्स ऑफ मशीन डिजाइन, मशीन डिजाइन के भी टाइप है, ठीक है ना। इसको क्या किया गया है, बांटा गया है 3 पार्ट में, ताकि हम पढ़ सके इजिली और इसके बारे में एनालिसिस भी अच्छी तरह से कर सके। तो डिजाइन को क्या किया गया, 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला एडेप्टिव डिजाइन, दूसरा है डेवलपमेंट डिजाइन, तीसरा है न्यू डिजाइन। एक्चुअली क्या होता है, कोई भी डिजाइन क्या है, बहुत बड़ा एरिया है, उस एरिया में क्या बहुत सारे है, जैसे एडेप्टिव डिजाइन है, डेवलपमेंट डिजाइन है, न्यू डिजाइन है, और भी बहुत सारे एम्पिरिकल डिजाइन है, बहुत सारे डिजाइन है। ये मेन 3 डिजाइन है जो आप थ्योरी में लिख सकते हो, और भी मेंशन किया है मैंने, उसको बता देंगे, बट उसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, ये 3 डिजाइन इंपॉर्टेंट है। अब देखो टाइप्स ऑफ डिजाइन में हो गया ना, पहला होगा एडेप्टिव डिजाइन, दूसरा है डेवलपमेंट डिजाइन, तीसरा है न्यू डिजाइन। ध्यान से सुनना, बिल्कुल बारीक फर्क है तीनों में, लास्ट वाला तो बिल्कुल डिफरेंट है, बट पहले और दूसरे में बिल्कुल बारीक फर्क है। लिखा हुआ द डिजाइनर्स वर्क इज कंसर्न्ड विद द एडेप्टेशन ऑफ एग्जिस्टिंग डिजाइन। आपके पास ऑलरेडी कोई डिजाइन बनी हुई है, ठीक है ना, उसके बारे में सोचना है। क्या सोचना है, डिजाइनर ओनली मेक्स माइनर अल्टरेशन और मॉडिफिकेशन इन द एग्जिस्टिंग डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट। आपके पास ऑलरेडी बनी हुई कोई गियर है, गियर बॉक्स है, अब उसमें कहा गया भैया ऐसा करो, आप इसमें कुछ नया ऐड करो तो आपने क्या किया, 5वां गियर ऐड कर दिया, ठीक है ना। तो ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं, अल्टरेशन है, थोड़ा सा चेंज किया मैंने, 5वां गियर भी मिल गया और स्पीड गाड़ी की बढ़ गई, ठीक है, ये हो गया। मतलब माइनर चेंजेस करेंगे, अगर आपको कोई एग्जांपल नहीं आता तो माइनर चेंज करेंगे। कोई हमारे पास एग्जिस्टिंग डिजाइन है, उसमें माइनर चेंज करके उस मशीन की परफॉर्मेंस इंक्रीज कर देंगे, तो वो हो जाएगा एडेप्टिव डिजाइन, ऑलरेडी एडेप्टेड है। डेवलपमेंट डिजाइन, this type of design needs considerable scientific training and design ability in order to modify the existing design into a new idea by adapting a new material or different method of manufacturing। अब देखो ये कह रहा है क्या, इसके लिए तो सबसे पहले तो साइंटिफिक ट्रेनिंग चाहिए। जैसे आप हम क्या करते हैं, कोर्स करते हैं, कैड का कोर्स करने जाते हैं तो साइंटिफिक ट्रेनिंग हो गया। डिजाइन एबिलिटी कब आएगी, जब उस पर प्रैक्टिस करेंगे, उसके जो भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं, जो भी उसके ट्यूटोरियल्स हैं, तब डिजाइन एबिलिटी आपके अंदर आएगी।
तभी जाकर हम क्या करेंगे, जो एग्जिस्टिंग डिजाइन है उसमें कुछ नया ला देंगे, ठीक है ना, न्यू डिजाइन क्रिएट कर देंगे, कुछ अच्छा कर देंगे। हो सकता है कि किसी गाड़ी में हमेशा गाड़ी वो व्हीकल आगे ही जा रही, बैक गियर ना हो, तो हम बैक गियर बना दें। मतलब तो आती बैक गियर, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। द डिजाइनर स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डिजाइन, इसमें भी डिजाइनर क्या करता है, जो एग्जिस्टिंग डिजाइन है उसी को देख के करता है, बट इसमें बहुत अच्छा करता है, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग मेथड भी चेंज कर देता है उसमें, देखो यहाँ पे मटेरियल भी चेंज कर देता है। मान लो माइल्ड स्टील की बनी हुई कोई चीज, तो उसको क्या करेगा, स्टील में बना देगा, क्रोमियम वगैरह डाल देगा और अलाज के बना देगा, तो बेटर स्ट्रेंथ भी मिल जाएगी अच्छी। न्यू डिजाइन, बिल्कुल ये रिसर्च टॉपिक है, जो लोग रिसर्च करते हैं, जैसे जो लोग पीएचडी वर्क करते हैं, उसमें लॉट ऑफ रिसर्च की रिक्वायरमेंट होती है, टेक्निकल एबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है, बिल्कुल नया आता है, ठीक है ना। पूरे वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड में नया आएगा आपका, एक यूनिक होगा। इस तरह की डिजाइन क्या होगी आपकी, न्यू डिजाइन में आएगी। कौन कौन से फैक्टर कंसीडर करते हैं मशीन डिजाइन में, ये भी देखते हैं। देखो फैक्टर्स टू बी, हाँ सॉरी, फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड इन मशीन डिजाइन। मशीन डिजाइन में कौन कौन से फैक्टर को कंसीडर किया, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं थ्योरी के, जो हम कर नहीं पाते। व्हाट डिवाइस आर मैकेनिज्म, तो जब भी मशीन डिजाइन बनाओगे, किस तरह का मैकेनिज्म हो पहले तो पता होना चाहिए कि हमारा 4 बार चेन है कि 5 बार चेन है, और किस मटेरियल का बना होना चाहिए, किस तरह के फोर्सेस लगने चाहिए एलिमेंट्स पे, उसकी साइज कितनी होनी चाहिए, 10 मीटर तो नहीं होगी, नहीं, छोटी साइज होनी चाहिए। कन्फाइंड स्पेस में क्या होगा, इस साइज मेंटेन हो जाए। शेप कैसा होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा शेप होना चाहिए, कभी कभार लिंक सर्कुलर भी होता है, लिंक को रॉड भी समझते हैं आप। स्पेस रिक्वायरमेंट, कम स्पेस में वो मशीन एलिमेंट आ जाए। वेट ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है, जो ऊपर वाले जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, मटेरियल के फोर्स पे एनालिसिस करें, प्रोडक्ट जो भी होगा उसका वेट कम होना चाहिए। बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा तो आप कहोगे यार बहुत भारी है, जैसे बुलेट वगैरह बहुत कम लोग खरीदते हैं, बट कुछ अच्छे लोग खरीदते हैं। और भी चीजें हैं इसमें। मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द कंपोनेंट्स, देखो ये वाला पोर्शन है, जो मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द कंपोनेंट्स एंड देयर असेंबली। जो मैन्युफैक्चरिंग का मेथड होना चाहिए इजी होना चाहिए, तो कॉस्ट कम लगेगा। देयर असेंबली, असेंबली के लिए मिनिमम पार्ट्स रहेंगे तो जल्दी असेंबल कर लोगे, ज्यादा पार्ट्स रहेंगे तो असेंबली क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, बाहर से इंजीनियर बुलाना पड़ेगा, कॉस्ट लगेगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा। हाउ विल इट ऑपरेट, ऑपरेट करने में भी इजी हो, जैसे स्कूटी चलाना इजी होता, बाइक चलाना इजी नहीं होता बहुत सारे लोगों के लिए। रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी एस्पेक्ट्स, देखो सेफ्टी एस्पेक्ट तो इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है, ठीक है, कार के लिए, कार वगैरह में। और डिस्क ब्रेक इसलिए लगवाते हैं ताकि सेफ्टी अच्छा हो, ताकि सडन कोई बंदा आ जाए सामने बाइक के तो ब्रेक लगा दे। रिलायबिलिटी हो, तो रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए, मतलब ये रिलायबिलिटी का मतलब सर्विस कराने के बाद उसकी लाइफ बढ़ जाए, ठीक है ना, ऐसा ना सर्विस कराते रह गए 2-4 दिन में खराब हो गया। इंस्पेक्टेबिलिटी, इंस्पेक्टेबिलिटी का मतलब है इंस्पेक्शन जब भी हम कर रहे हैं उसका इंस्पेक्शन इजी हो, इतना जटिल ना हो, बट बहुत सारे मशीन पार्ट होते हैं जो जटिल होते हैं, लिख दिया इन्होंने, कोई नहीं, आप बनाना चाहते बना सकते हैं, डिफिकल्ट भी बना। टरबाइन के ब्लेड्स वगैरह होते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, इंस्पेक्शन करने जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ऐसा मशीन बनाओ जिसमें इंस्पेक्शन करोगे तो इजी दिखेगा चीजें, तो मेंटेनेंस भी अच्छी तरह से हो जाएगा। मेंटेनेंस देखो नीचे मेंटेनेंस आ गया, मेंटेनेंस इजीली हो जाए। कॉस्ट एंड एस्थेटिक ऑफ डिजाइन प्रोडक्ट, कॉस्ट कम होगा, और एस्थेटिक का मतलब लुक जो है, जैसे बहुत सारे स्पोर्ट्स बाइक की लुक बहुत अच्छी आ रही है आजकल, और जैसे मान लो आप सिटी 100 खरीदोगे तो उसकी लुक अच्छी नहीं है, स्पोर्ट्स बाइक की जो लुक है वो अच्छी होती है। तो एस्थेटिक नीड भी होती है आदमी की, अरे दिखने में तो अच्छा है यार, थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए, तो एस्थेटिक नीड की भी रिक्वायरमेंट है। इसी वजह से क्या करते हैं, फ्रेम वगैरह का स्ट्रक्चर चेंज करते हैं। अब देखो जनरल प्रोसीजर इन मशीन एलिमेंट, ठीक है ना, जनरल प्रोसीजर इन मशीन डिजाइन,
मशीन डिजाइन में जनरल प्रोसीजर, जैसे मान लो पेजेस वगैरह भरने हैं तो इस तरह से कुछ लिखने पड़ेंगे आपको। पहले तो हमें बनाना क्या है, नीड क्या है, फिर सिंथेसाइज करना, उसे मैकेनिज्म बनाना है, उस पर लगने वाले फोर्स की एनालिसिस करनी है। उसके बाद क्या करेंगे, मटेरियल का सिलेक्शन करेंगे, कौन सा मटेरियल, मान लो लकड़ी पे एनालिसिस कर दिया, वीक आ गया तो मटेरियल ले लेंगे आयरन की। डिजाइन एलिमेंट की साइज बनानी है, ठीक है, सीधी सी बात है। ये हटा स्किप भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लगा दोगे, मतलब फाइनली लगाना है मशीन में। उसके बाद देखें परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही तो कुछ मॉडिफिकेशन कर देंगे। उसके बाद डिटेल ड्राइंग, उसकी ड्राइंग एक ड्रॉ कर देंगे, ठीक है ना, ताकि उसके बाद मॉडिफिकेशन का मतलब ये सारे प्रोसीजर जो दिखाया है कंप्यूटेशनली करेंगे, कंप्यूटर पे करेंगे, सब चेक कर लेंगे, जो नीड था वो सेटिस्फाई करेंगे मैकेनिज्म से, उस पर लगने वाले फोर्स को कंप्यूटराइज क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, मटेरियल का सिलेक्शन कंप्यूटरली लेंगे, और डिजाइन ऑफ मशीन इम्प्लीमेंट हो गया। कोई दिक्कत आ रही है तो मॉडिफिकेशन कर देंगे, मॉडिफिकेशन करने के बाद परफॉर्मेंस अच्छी हो गई तो डिटेल ड्राइंग दे देंगे, उसके बाद प्रोडक्शन के लिए इंडस्ट्री में भेज देंगे। तो ये पार्ट जो आ जाएगा वो इंडस्ट्री के लिए आ जाएगा, इंडस्ट्री में आएगा, प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो कंप्यूटेशनली इतनी काम कर सकते हैं, डिजाइन प्रोसीजर में कंप्यूटेशनली इतना काम करना का पता है। स्टैंडर्डाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन पूछा गया है आरटीओ के एग्जाम में, स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है। अब स्टैंडर्डाइजेशन का मीनिंग क्या है, सपोज करो मान लो मेरे पास, मैं कोई इंडस्ट्री लगा रहा हूं तो मैं अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्शन नहीं कर सकता। अगर आपको अगरबत्ती बनानी है, अगरबत्ती की कोई फैक्ट्री खोलनी है तो अगरबत्ती की शेप साइज होती है, ठीक है ना, बहुत छोटा नहीं बना सकते हो आप। दूसरी बात है, सपोज करो आप किसी ऑटोमोबाइल का पिस्टन बना रहे हो या कनेक्टिंग रॉड बना रहे हो, जैसे आपने होंडा साइन कोई बाइक है आपके पास और उसमें क्या है, आप कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन बनानी है, तो आप होंडा इंडस्ट्री से क्या करोगे, उसके स्पेसिफिकेशन को ले आओगे, ठीक है ना, तो वो स्टैंडर्ड्स स्पेसिफिकेशन एक नोमेनक्लेचर दे देगा कि इसी साइज की, इस शेप की बनानी है, इसी तरह की होनी चाहिए, तो उस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। क्यों करते हैं, क्योंकि उस तरह की अवेलेबिलिटी या पार्ट सारे जगह हो जाएगा, उसका उस पार्ट की अवेलेबिलिटी सारे। सपोज करो मैं यहाँ से गया जयपुर अपनी बाइक लेके, मैंने कहा कनेक्टिंग रॉड दे देना भाई, खराब हो गई, लगा दो इस मोटरसाइकिल में, वो कहेगा भाई ये तो भीलवाड़ा बनता है, तो भीलवाड़ा फिर आएंगे थोड़ी ना, तो वो जयपुर में भी जो इंडस्ट्री बना रही है उसके पार्ट सेम शेप साइज की बनाएगी। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन होता है जो एक स्पेसिफिक नाम्स को फॉलो करता है। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टैंडर्डाइजेशन इज डिफाइंड एज ए ऑब्लिगेटरी और कंपलसरी, कंपलसरी है, कुछ नाम्स हैं कंपलसरी है, उसी में ही आपको बनानी है, टू विच वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट शुड बी कंप्लाई, ठीक है ना, तो जो उसके नाम्स दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ही बनानी है आपको। द कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड्स मटेरियल के लिए भी हो सकता है, डायमेंशन, देखो डायमेंशन शेप एंड साइज के बारे में बात किया मैंने, मटेरियल भी हो सकता है, कोई अच्छे मटेरियल का बनाता है, कोई बेकार मटेरियल का बनाता है, ठीक है ना, कंपोनेंट की शेप साइज, मेथड ऑफ टेस्टिंग, अलग अलग इंडस्ट्री, होंडा वाला अलग टेस्टिंग करता होगा और हीरो वाला अलग टेस्टिंग करता होगा, मेथड अलग अलग है। मेथड फॉर मार्किंग, मार्किंग का मेथड भी अलग होता है, ठीक है ना, अगर कोई चीज पैकेजिंग करके कोई इंडस्ट्री पैकिंग करके दे रही है तो उसका भी स्टैंडर्ड अलग होता है, लोगो लगाया रहता है, बहुत सारी चीजें होती है। स्टोर ऑफ प्रोडक्ट, अगर कोई प्रोडक्ट स्टोरेज किया जाता है गोदाम में तो उस पे भी लेबल लगा करके कुछ स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाता है। आलू ही आप आलू को कोल्ड स्टोर में रखते हो तो बोरे में सील करके उसका होता है कि इतने दिन तक आप इसके बाद निकाल सकते हो, उसका टेम्परेचर भी मेंटेन करते हैं, इतना रखते हैं, तो उसका भी हर जगह कोल्ड स्टोरेज का प्रोसेस सेम होता है। तीसरा है स्टैंडर्ड इज डिफाइंड एज ए सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ पार्ट, देखो ये डेफिनेशन दे रहा है, स्टैंडर्ड इज डिफाइंड एज ए सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ पार्ट्स मटेरियल एंड प्रोसेस। एक सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन है किसका, पार्ट्स का है, ऑटोमोबाइल पार्ट्स का, उसमें मटेरियल किस मटेरियल का बना हुआ है और मेथड क्या है। तो होंडा वाला सारे जगह एक ही तरह का मेथड होगा, होंडा वाले का सारे जगह एक ही तरह का मेथड होगा, प्रोसेस होगा, मटेरियल भी एक ही तरह का यूज करेगा। आर यू लिसनिंग मी, सुनाई दे रहा है आप लोगों को, हेलो? Yes, sir. हाँ तो अटेंडेंस लगा दो, चैट बॉक्स में पी लिख दो, हैं? चैट बॉक्स में पी लिख दो आप।
अब 12 कैसे ज्वाइन हो गए? अभी तक तो 10 ठीक है। अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक सेठ यस सर। यस सुनाई सर। दिया? आवाज आ रही थी आप लोगों के पास क्लियर? हाँ सर, आ रही थी सर। और सारी चीजें समझ में आ रही है ना? यस सर, क्लियर है। अच्छा ठीक है। लोकेश, लोकेश यस सर। सुनाई दे रहा था आपको? जी सर, सुनाई दे रहा था। और समझ में आ रही है चीजें? जी सर। आ रही है। इस पर पास होना है सब लोगों को, ठीक है ना? ध्यान रखना। विकास जी वर्मा, सर। विकास वर्मा, विकास, हु इज विकास? विकास, आर यू लिसन मी? विकास कहाँ चला गया? शाहरुख अंसारी, शाहरुख यस सर। सुनाई दे रहा था आपको? यस सर, क्लियर आ रही है। ठीक है जी। तो प्रेजेंट लगा दिया आप लोगों ने? हाँ, तो क्लास ये क्या है कि मैं टर्मिनेट कर रहा हूँ। अब क्लास आपकी कितने मिनट की हुई? मेरी 10 मिनट बचा हुआ है। तो नेक्स्ट क्लास कल होगी, इसी टाइम होगी, ठीक है ना? आपको कोई भी डाउट्स हो रहा है चैट Yes, बॉक्स sir. में लिख दोगे अभी, ठीक है ना? तो मैं कल जब भी क्लास लूंगा तो आपको क्लैरिफाई कर दूंगा सारी चीजें, क्या चीजें हैं। वैसे इजी है, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है। न्यूमेरिकल में दिक्कत होती है, न्यूमेरिकल भी अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। किस तरह के न्यूमेरिकल आरटीयू में आए हुए हैं उस तरह के न्यूमेरिकल, और कुछ थोड़ा हट के करना पड़ेगा क्योंकि टफ न्यूमेरिकल आएंगे तो उसको भी करना पड़ेगा। हेलो हाँ हाँ बोलो बेटा। सर, चेतन प्रकाश का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है, बाकी उसने भी क्लास ली थी। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। प्रेजेंट है चेतन प्रकाश, ठीक है, लग जाएगी उसकी अटेंडेंस। बाद में बता देना, उससे बोल देना, बाद में बता देगा, याद रहेगा मुझे। जी। एग्जिट हो जाओ सारे लोग, एग्जिट हो जाओ, एग्जिट हो जाओ सारे लोग। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हो गया, क्लास हो गई आपकी। इसमें कुछ सेविंग का ऑप्शन आ रहा है Okay, तो sir. सेव करना है, इस वजह से मैं क्लास कर देंगे तो क्लास ही हो जाएगी।